चलिए नई सीरीज की शुरुआत के लिए हफ्ते का आखिरी दिन कमजोर शुरुआत के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से, लेकिन देखते हैं भारतीय बाजार कहां खुलते और खुलने के बाद क्या रहता है व्यू, और अगस्त सीरीज की शुरुआत और पूरी सीरीज किस तरह की रहती है, रहेगा इसी पर खास फोकस। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हो जाइए तैयार एक और नई सीरीज के लिए। 2 नए स्टॉक्स भी आ रहे हैं वायदा बाजार में, और साथ ही ढेरों स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन भी दिखाएंगे। तो आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। सर, सबसे पहले तो बताएं आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं। अमेरिकी बाजारों में कारोबार उम्मीद के मुताबिक रहा। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और लगभग उतनी ही तेजी बनती हुई दिखी है। डाउ ने और एसएनपी ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है कल के सेशन में इंट्राडे के दौरान। तो यहाँ पर कहीं कोई खास संकेत कमजोरी के है नहीं, लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा ने बेहद दमदार नतीजे पेश किए बाजार बंद होने के तुरंत बाद। वायदा कारोबार में भी आज 8 से 9 कंपनियों के नतीजे हैं, वहीं निफ्टी की 4 कंपनियों के नतीजे। तो नतीजों के लिहाज से आज है बेहद बड़ा दिन, और वायदा कारोबार में 2 नए खिलाड़ियों की आज एंट्री होती दिख रही है। तो ये है आज के बड़े ट्रिगर्स। दीप। बिल्कुल सर, तो ये हैं आज के लिए कुछ अहम बड़े ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। और जो सबसे बड़ा ट्रिगर है सर, उसी से करते हैं शुरुआत। जुलाई सीरीज एक रेंज में ही रही और फिर एंडिंग में हमने देखा इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी होल्ड कर लिया। पर अगस्त सीरीज के लिए आपका क्या व्यू बन रहा है सर? सेटअप क्या बता रहा है आपको? अगर सीरीज भी ठीक है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। सीरीज के लिहाज से मैं कुछ आपको डेटा देना चाहता हूं, उससे एक अंदाजा बनेगा कि अगर सीरीज में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। पहली बात तो ये कि सीरीज की शुरुआत में जो फ्यूचर्स निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम आया है। 88 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पिछली सीरीज के मुकाबले में आप देखेंगे तो 93 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था, यानी कि पिछली सीरीज से कम ओपन इंटरेस्ट पर आप जा रहे हैं। ये सीरीज लगभग 54 पॉइंट के नुकसान के साथ हमने बंद किए जुलाई सीरीज। 3 सीरीज से लगातार निफ्टी 400 साढ़े 400 पॉइंट बढ़ने के बाद पिछली सीरीज में एक कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन वाली सीरीज रही। 3 सीरीज मजबूती वाली, जहां 450 से 450 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिली है तीनों सीरीज में, जुलाई के पहले वाली। और जुलाई की सीरीज एकदम खामोश इंतजार कि आगे क्या होने वाला है। तो जो आगे क्या होने वाला है उसकी अनिश्चितता आपको दिख रही है निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में। देखिए, 2 आंकड़े आपके काम के होते हैं। एक तो ये कि ओपन इंटरेस्ट कितना अगली सीरीज की शुरुआत में, और दूसरा ये कि ओपन इंटरेस्ट में रोल ओवर कितने हुए हैं। तो कभी तो आपको इन दोनों डेटा को देखना होता है। तो ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी में हम शुरुआत कर रहे हैं वो 88 लाख शेयरों के साथ कर रहे हैं। ये हल्का है। और हल्का कैसे है? दिसंबर से लेकर अब तक देखें, दिसंबर 2020 से लेकर अब तक देखें तो ये 7-8 सीरीज जो भी है, इनमें सबसे लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ, निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के साथ हम अगली सीरीज में जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि ट्रेडर्स शायद रेंज बाउंड बाजार से परेशान होकर, 2 वजह हो सकती है, या तो पूरी सीरीज हमने रेंज में निकाल दी तो अब पता नहीं है कि डायरेक्शन किस तरफ है, तो फिर क्या फायदा ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट को रोल ओवर करके या अपनी पोजिशन को रोल ओवर करके। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि भाई बाजार के डायरेक्शन को लेकर क्लियर नहीं है। अगर एक तो रेंज बाउंड में ट्रेड करने का मन होता है, दूसरा ट्रेड करने का मन आपका कम होता है तब जब आपको बाजार का डायरेक्शन क्लियर ना हो। यानी कि रेंज में रहने के बाद ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ या नीचे गिर जाएगा, इसका अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से आपके लिए निफ्टी में जो पोजीशंस है वो ओपन इंटरेस्ट की अब से पूरे साल की सबसे कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, रोल ओवर्स भी पिछली सीरीज के मुकाबले में कम हुए हैं। निफ्टी के 84.5% के मुकाबले में 82%, 2% रोल ओवर कम हुए हैं। बैंक निफ्टी के भी लगभग 2.5-3% रोल ओवर कम हुए हैं, 84% से घटकर 81% के आसपास आए। तो रोल ओवर थोड़े से हल्के रहे, ये दूसरी चीज है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जुलाई सीरीज थोड़ा फ्रस्ट्रेट करने वाली थी, कोई डायरेक्शन बड़ा बना नहीं, और ट्रेडर्स इसलिए अगस्त सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के लिहाज से एक्शन में नहीं है। लेकिन अब आइए हिस्टोरिकल डेटा जो 2010 से मैंने अगस्त सीरीज के देखे हैं। दीप, अगस्त सीरीज की एक सबसे बड़ी खूबी और खासियत यह है कि अगस्त सीरीज पिछले 10 साल में सिर्फ 2 साल छोड़ दें जहां बड़ी शांत रही है, बाकी 8 सालों में बड़े मूव देने के लिए जानी जाती है। और ये बड़े मूव 3% से लेकर 8-9% तक के भी आए हैं निफ्टी पर। 3% का मतलब ही 400 पॉइंट तो हो ही जाता है, 400 साढ़े 400 पॉइंट तो हो ही जाता है। तो अगस्त की सीरीज में हिस्टोरिकल डेटा के दम पर इस बात की पूरी संभावना है कि एक बड़ा मूव आए। अब ये बड़ा मूव ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है, ये अंदाज लगाने की बात है। 15,775 पर आप हैं। मानिए मिनिमम 3% का मूव आता है, यानी कि
3% का मतलब हुआ 450 पॉइंट, राउंड फिगर में 500 पॉइंट आप गिन लिए, तो 15,800 से 500 पॉइंट नीचे की तरफ गिने तो 15,300 के आसपास तक का निफ्टी का रास्ता खुलता है, और ऊपर की तरफ गिने तो 16,300 तक का रास्ता, 16,300 के आसपास तक का रास्ता खुलता है। तो एक बात पक्की है कि अगस्त सीरीज में एक बड़ा मूव आने की तैयारी, वैसे भी जुलाई की सीरीज आपने पूरी कंसोलिडेशन में देख ली है, तो अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करें निफ्टी पर। अब वो अलग बात है कि पहले हाफ में आता है सीरीज के या दूसरे हाफ में, ऐसा लग रहा है जो बैगेज है हमारे पास में उसको देखकर ऐसा लग रहा है हफ्ते भर, जब तक रिजल्ट सीजन चल रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते और, तब तक शायद बाजार रेंज बाउंड रहे, और सेकंड हाफ ऑफ अगस्त सीरीज में आप बाजार को किसी एक तरफ बड़ा मूव देते हुए देख सकते हैं। तो अगस्त सीरीज में आपको बोरियत नहीं होगी, मतलब ऐसा लिस्टलेस या यूं कहें कि क्या लेकलस्टर, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है इंडेक्स में, वैसा नहीं होगा। निश्चित रहिए बड़ा एक्शन होगा, कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होगा और बड़ा होगा, इस बात के पूरे संभावना है, पूरी संभावना है जो डेटा में दिख रही दीप। तो बड़े डायरेक्शन के लिए अगस्त सीरीज के लिए हमको तैयार होना चाहिए जी। चलिए फाइनली थोड़ा बाजार रेंज से बाहर निकले जो ये 2 महीने के लिए अटके हुए हैं, स्पेशली जुलाई सीरीज में तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग एक्शन रहा, और आपकी कमेंट्री का थोड़ा असर पड़ते हुए दिख रहा है सर, क्योंकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, और डाउ फ्यूचर्स भी अब थोड़ा रिकवर करते हुए दिख रहा है, जो मॉर्निंग की सुस्ती देखी गई थी। पर डाउ फ्यूचर्स या फिर ग्लोबल मार्केट्स को लेकर एक सवाल बन रहा है सर, क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। क्लियर फैक्टर सामने नहीं आते हैं बड़ी मूव समझने के लिए, पर काफ़ी वॉलेटिलिटी बन रही है। अगर आप एशिया के बाजार देखें, यूएस के बाजार देखें, कल भी वैसे तो एक्शन अच्छा रहा, नए रिकॉर्ड्स छुए, पर आज सुबह हम देख रहे हैं कि नैस्डैक फ्यूचर्स पर काफ़ी भारी दबाव बना हुआ है। कैसे समझे इस ग्लोबल एक्शन को और ये जो वॉलेटिलिटी आ रही है यहाँ से? दीप, ये बात सही है, और ये बाजारों की आदत ही है कि कुछ समय तक बहुत वॉलेटाइल रहेंगे, फिर थक जाएंगे, बोला अरे नहीं, इतना ऊपर नीचे होके करना क्या है, लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ अच्छा ही है, तो फिर क्यों फालतू में रोज का देखना। तो उसके बाद आप वॉलेटिलिटी कम होते देखते हैं, थोड़े दिन तक आप एकदम रेंज बाउंड में ट्रेड में रहते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि नहीं यार ये लाइफ भी मज़ेदार नहीं है, थोड़ा कुछ तूफानी किया जाए, उस तरह का मामला आता है, फिर बाजार वॉलेटाइल होते हैं। लेकिन वो बाजार की आदत में ही है, कुछ समय वॉलेटिलिटी, कुछ समय एकदम रेंज बाउंड शांत ट्रेड, और इसके बीच में आपको हमेशा स्विचिंग होती हुई दिखती है। तो बहुत समय तक डाउन है नैस्डैक ने, आपको देखा ना आपने कि मतलब एकदम ठंडा मामला है, 50 पॉइंट ऊपर नीचे में नैस्डैक रोज दिन भर में ट्रेड करके बंद हो जाता था, डाउन मुश्किल से 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर नीचे होते थे, ऐसा लगता था खुला ही क्यों, जहां खुला वहीं तो बंद हो रहा है। लेकिन उससे अब आप एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात है अमेरिकी बाजारों में। आज जो डाउ फ्यूचर्स आपको कमजोर दिख रहे हैं, इसकी वजह यह कि बाजार बंद होने के बाद जो अमेजोन के रिजल्ट आए थे वो थोड़े कमज़ोर है, तो शायद बाजार उसे कहीं न कहीं पचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, हांगकांग की तो अपनी खुद की समस्याएं हैं, बेचारे वो अपनी दिक्कतों से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनके तो जो चाइना की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं कर रहे हैं, तो एक आध दिन कल रिकवरी दिखी, आज फिर ढीले हो गए वो। तो हांगकांग से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बाकी बाजार जो भी है, निक्केई वगैरह, निक्केई पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है, आप देख लीजिए डाउ फ्यूचर्स का। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। मैं न तो कल की अमेरिकी बाजारों की रिकॉर्ड हाई को देखकर बहुत अति उत्साहित हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव होना अलग बात है, और ओवर एक्साइटेड होना अलग बात है, तो पॉजिटिव है। और नई डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी को देखकर या बाकी एशियाई बाजारों में लाल निशान को देखकर कोई बहुत मूड खराब है। और इसीलिए सुबह 7 बजे भी जब मैं फोनर पर मानसी से बात कर रहा था बुलेटिन में, तो मेरा यही कहना था कि 100-125 पॉइंट जो एसजीएक्स निफ्टी उस वक्त नीचे दिख रहा था, बस वहाँ खुले तो तुरंत ले लेना चाहिए। तो जितना गैप से खुले, जितना ज़्यादा खुले, उतना जल्दी और उतना बड़ा खरीदारी करनी है, सिंपल, बट स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि इस पूरे हफ्ते जो वॉलेटिलिटी हुई उसने हमें एक चीज़ समझाई है, स्टॉप लॉस अपना फॉलो करें और आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ग्लोबल संकेत अच्छे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीकेंड सेशन है, और चूंकि अमेजोन के रिजल्ट खराब है, तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड रहेगा ग्लोबल मार्केट्स में आज के लिए। तो आपको सिंपल चीज़ें, अहम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करनी है, और रिकवरी में ऊपरी स्तरों के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलें। तो अभी तक सीरीज बदली है, डेट बदली है, डे बदला है, लेकिन ट्रेंड नहीं बदला है। ट्रेंड वही है दीप, रेंज बाउंड ट्रेंड, ऊपर में बेचना है, 15,800 के ऊपर से बेचने का मन बनाना है, 15,700 के नीचे से खरीदारी का मन बनाना है। अभी तक वही ट्रेंड चल रहा है, और आज भी इस ट्रेंड में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। जी दीप, बिल्कुल। और उस रेंज के बीचों बीच इस समय आपको एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल बाजार की क्लोजिंग भी लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास होती हुई दिखी थी। तो चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझाइए। ग्लोबल क्यूज के बारे में तो आपने बात कर दिया, नई सीरीज की शुरुआत है, आज के सेटअप के लिए कौन से क्यूज पर आपकी नजर है?
ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं, नेगेटिव नहीं है दीप, हमारे लिए न्यूट्रल है, बस सिंपल। डाउ S&P रिकॉर्ड हाई, बहुत अच्छा। डाउ फ्यूचर्स नीचे, ठीक है, थोड़ा खराब, न्यूट्रल, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। FIs के संकेत, वैसे आप खाली डेटा देखेंगे तो आपका मूड खुश हो जाएगा, अरे वाह इतना खरीदा है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी न्यूट्रल है। मैं ऐसे एक दिन में ऐसे खुश नहीं होता, मुझे इंप्रेस करने के लिए थोड़ा FIs को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार खरीदना पड़ेगा, और क्यों नहीं हूँ वो भी आगे वायदा कारोबार के डेटा में मैं आपको बताऊंगा। DIs पॉजिटिव है, लगातार बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, कल भी की है। वायदा कारोबार के संकेत आज पॉजिटिव साइड पर है। जी हाँ, सीरीज की शुरुआत में वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड पर है और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। तो ये सारे संकेत हैं। अब आप चाहें तो मैं आज की रेंज और ये सब लेवल पहले बता सकता हूँ, और आज आप चाहें तो FIs और ये FNO क्यों पॉजिटिव वो पहले बता सकता हूँ। ये आपकी इच्छा पर है, जो आप पूछना चाहें। बिल्कुल सर, तो चलिए सेंटिमेंट भी समझ लेते हैं सर। वैसे एक्सपायरी का दिन था, तो अगर आप चाहें तो अभी बता दें वो डेटा, नहीं तो एक बार पहले रेंज समझ लेते हैं और फिर इस डेटा पर आएंगे। लेवल्स क्या दिख रहे हैं सर आज के लिए आप? ठीक है, तो चलिए तो हम रेंज के साथ शुरुआत करते हैं। आज का अहम सपोर्ट जोन है 15,700 15,725, इसके आसपास कहीं हम खुलने चाहिए, जिस तरह के संकेत हमें दिख रहे हैं। उसके बाद इसके अगर नीचे फिसले तो 15,575 15,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। वहां पर आपके लिए खरीदारी करने का बनेगा मौका, और शॉर्ट काटने का भी अगर हैं आप तो। 15,800 15,850 हल्की रुकावट की रेंज है आज के लिए, इसके पार निकलने की संभावना कम है, लेकिन निकलकर आगे बढ़े तो 15,875 15,925 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की रेंज आपके लिए बनकर आएगी। ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय। निफ्टी पर राय नीचे और ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल जोन के तौर पर। बैंक निफ्टी 34,425 34,550, ये बैंक निफ्टी के लिए दिन की छोटी रेंज है, सपोर्ट जोन है, माफ कीजिएगा, छोटी रेंज है। दिन का सपोर्ट जोन है 34,425 34,450 550। इसके नीचे अगर फिसले तो 34,125 से 34,350 आपके लिए फाइनल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर में 34,800 34,950 हल्की रुकावट की रेंज है, इसके पार निकलकर टिके, यानी कि 35,000 के ऊपर निकलकर टिके तो फिर आपके लिए आगे की जो रेंज बनेगी वो 35,175 की होगी, और वहां पर आपको बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। यह है आपके लिए बड़े जोन। अब आइए दिन की रेंज आपको बता दूं। 15,700 15,825 दिन के लिए छोटी रेंज है निफ्टी पर, इस पर फोकस करिए। 15,650 15,850 दिन की मीडियम रेंज है, और 15,575 से लेके 15,875 दिन के लिए बड़ी रेंज निकल कर आती है निफ्टी पर। ये तीनों ही रेंज आप नोट करके रख लें। ऐसी ही रेंज बैंक निफ्टी के लिए जो है 34,550 पहला सपोर्ट लेवल है, 34,800 ये ऊपर की रेंज निकल कर आती है, 34,550 34,800, मीडियम 34,425 34,950, और बड़ी रेंज 34,350 35,075 की, जिस पर आपको करना है फोकस। तो ये सारी रेंज है दीप, जिन पर आपको फोकस करना है। जी बिल्कुल सर, तो ये तो आपके लिए बड़ी रेंजेस निकल कर आ गई जहां पर आपको करना है फोकस। अब थोड़ा लेवल्स भी समझाएं सर, आप किस तरह से बाजार की अप्रोच कर रहे हैं आज, और आप बात भी कर रहे थे पोजीशनिंग के हिसाब से, FIs की पोजीशनिंग कैसी है, कल की एक्सपायरी में PCR से क्या संकेत है? देखिए दीप, FIs की इंडेक्स लॉन्ग 55% के मुकाबले में 69% 69% रोल ओवर किया है। ठीक है, बैलेंस है, न एक्सेस रोल ओवर है न कम रोल ओवर, तो इसके बेसिस पे ये कम से कम ये आराम है कि बड़ी तेजी या बड़ी मंदी मतलब FIs की नहीं है। बैलेंस पोजीशन पे FIs गए हैं अगली सीरीज में। पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत के लिहाज से हल्का है, 1.16 का पुट कॉल रेशियो लाइट है, कंफर्टेबल है। मतलब उल्टा ये कह सकता हूँ कि लॉन्ग साइड पर कम ही है, एक्सेस लॉन्ग रोल ओवर नहीं हुए, ये पुट कॉल रेशियो से समझ में आ रहा है। विक्स 4 दिनों तक बढ़ाने के बाद कल 5% घटा है, थोड़ा कंफर्ट वहां से भी आता हुआ दिखा है। तो ये तीनों ही डेटा ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी इंडेक्स के स्टॉप लॉसेस, स्टॉप लॉस इंडेक्स में आपको तेजी की तरफ 15,700 का रखना है। छोटा स्टॉप लॉस ले रहा हूँ दीप, देखिए 100 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत है आपके SGX निफ्टी से। 15,778 पर आप बंद हुए हैं,
ठीक है। 100 पॉइंट नीचे आपको खुलते स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, लेकिन जो सिर्फ प्योरली डे ट्रेड है उनके लिए 15,700 स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिनको डीप लगाना है उनके लिए तो बहुत दूर का निकल कर आता है, लेकिन 15,700 का एक डिसिप्लिन के तौर पर रख लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पर 15,625 रखिए, और आपको और डीप लगाना है तो 15,575 का, लेकिन मेरे हिसाब से 15,625 भी काफ़ी है। ये स्टॉप लॉस आपके लॉन्ग साइड पर हो गए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर लॉन्ग साइड पर एक ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 34,350। मैं चाहता तो एक 34,550 का डे ट्रेडर्स के लिए दे भी सकता हूँ, वो चाहे तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन फिर 150 पॉइंट में बहुत मल्टीपल सपोर्ट है, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर निकल जाना समझदारी की बात नहीं है। मल्टीपल सपोर्ट टूटे तभी आपको निकलना चाहिए, इसलिए 34,350। शॉर्ट अगर आप हैं तो अब आपका स्टॉप लॉस वही है जो कल भी था, आज भी है, 15,925 डे ट्रेडर्स के लिए भी और पोजिशनली क्लोजिंग बेसिस पर भी। जब तक 15,925 के ऊपर बनना हो टेंशन नहीं है, शॉर्ट अपने आप होल्ड करिए। किसी भी दिन आपको ऐसा अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन भी मिल सकती है जो आपको मिल रही है इस वक्त, तो अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग कभी भी आपको मिल सकती है। बैंक निफ्टी अगर आप शॉर्ट है तो छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 35,000 का रख लीजिए इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, और थोड़ा बड़ा और सेफ डीप स्टॉप लॉस जो निकल कर आता है वो 35,200 का आता है। ये दोनों स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस पर 35,200 कर लीजिए और इंट्राडे बेसिस पर 35,000 का डीप। ये है आपके लिए सारे स्टॉप लॉसेस जी। ओके तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस और कौन से लेवल्स आपको रख रहे हैं ध्यान में, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। अब नई पोजीशंस के लिए क्या करना चाहिए सर आज? नई पोजीशंस के लिए क्या करें, खरीदें और क्या करना है। गैप से खुलेगा तो लेना ही है, जितना ज़्यादा गैप से खुले उतना बढ़िया। 15,650, 15,700 या 725 तक भी गिन सकते हैं। 15,650, 15,700 की रेंज में आपको खरीदना है। 725 से मूड बनाना शुरू कर दे कि खरीदने का मन बनाना है। अब आपको लगेगा ये तो इतना 100 पॉइंट नीचे, पता नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत गैप से खुलेगा, तो 15,650, 15,700 एक चांस ले सकते हैं इस रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 15,575 का, वो स्टॉप लॉस लगा के खरीदिए। ऊपर के टारगेट फिर से जो बनेंगे वो 750, 775, 800, 825, 850। अब आप देखेंगे ये क्या है, ऐसे कौन टारगेट देता है हर 25-25 पॉइंट का, ऐसे आपने लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा मैंने, एक्चुअली ऐसे ही है लेवल्स। इतने दिनों से रेंज में हर 25 पॉइंट पर आपके लिए सपोर्ट है, हर 25 पॉइंट पर रुकावट है। स्पेशली 15,700 से लेकर 15,850, ये 150 पॉइंट की रेंज में हर 25 पॉइंट पर यही हाल है। गिरने में भी ऐसा ही है और बढ़ने में भी ऐसा है। तो आपको सिंपल जैसे 15,800 पहुंच गया तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके 15,750 कर लो, 825 पहुंच गया तो 775 कर दो। तो ये तरीका होना चाहिए, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलाए। फाइनल टारगेट 15,880 का है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लें। ये निफ्टी पर आए तेजी करने की। मंदी जो करना चाहते हैं करिए भाई, 15,800 के लेवल से मन बनाना शुरू करें बेचने का। कल भी हमने यही लेवल दिया था, 15,817 का हाई बनाया, जिसने बेचा सुखी था। 15,800, 880 ये 75-80 पॉइंट की रेंज है जिसमें आपको बिकवाली करनी है। 925 का स्टॉप लॉस है। 15,750, 725, 700, देखो मैंने बोला ना 700 से लेकर 850 हर 25 पॉइंट की रेंज में बहुत सपोर्ट है। तो 750, 725, 703 छोटे लेवल हो गए शॉर्ट काटने के लिए। उसके बाद 15,650 का एक और लेवल नीचे की तरफ, जिस पर आप ध्यान में रखिए। तो डीप ये हुई आपके लिए निफ्टी पर लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन जी। बिल्कुल सर, और हर 25-50 पॉइंट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आ रहे हैं, तो उसका आप ध्यान में रखें बाजार के ट्रेंड के हिसाब से। बैंक निफ्टी पर क्या करें सर? वही खरीदना है। 34,550 से मूड बनाना शुरू कर दीजिए खरीदने का। बहुत एग्रेसिव वहां खरीद लिया, 34,500 पे चांस ले सकते हैं, 34,425 के आसपास सोच सकते हैं, 34,350 पर तो लेना ही है। तो मल्टीपल लॉट्स जो खरीदना चाहते हैं वो अपने हिसाब से देखें। जिन्हें एक आध लॉट खरीदना है तो वो एकदम मूड माहौल देखकर डिसाइड करें इस रेंज में कहाँ एंट्री करनी है। 34,350, 34,550, 200 पॉइंट की रेंज खरीदारी की है आपके लिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 34,300 का लगाना है। इसके नीचे जाए तो फिर थैंक यू वेरी मच, मेरी गलती होगी, आगे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि तब 34,100, 33,900 तक की तरफ जाने को तैयार हो जाएगा बैंक निफ्टी। तो वो फिर उसके बाद आपको लॉन्ग रहने में समझदारी नहीं है। इंट्राडे के ट्रेड पर आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। 34,675, 34,775 और ये दो छोटे लेवल हो गए। 34,900, 34,950 ये दो मीडियम लेवल हो गए। 35,000, 35,075 ये बड़े लेवल। ये सारे खरीदारी करने के लिए आज से आपके लिए बैंक निफ्टी पर। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने में क्या है, करे कहाँ,
अच्छा, मुझे आप पूछोगे मेरे लिए बेस्ट रेंज जो शॉर्ट करने की वो 35,000 से 35,200 की निकल कर आती है। आई डोंट नो अब वहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, करेक्ट। ये भी तो है ना, हम तो चाहते हैं इस लेवल पे ये करें, उस लेवल पे वो करें, लेकिन ज़रूर थोड़ी कि बाजार ऑब्लाइज करेगा ही कि वहाँ पहुँचेगा, फिर हम जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा और वैसे ही वापस। हम कोई वो ऐसे मूवी के डायरेक्टर तो है नहीं कि हमारे हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई और हमारे हिसाब से पिक्चर बनेगी। तो मार्केट का तो अपना हिसाब है। तो ऐसे में अगर वहाँ मौका मिला, वेरी गुड। नहीं मौका मिला तो 34,875 से ही आप सोचना शुरू करें। जितना 35,000 के नज़दीक बेचेंगे उतना सेफ रहेंगे। 35,075 तक आपको बेचना है। 34,875, 34,950, 35,000, 35,075, ये सारे वो लेवल्स हैं जहां आपको बिकवाली का मन बनाना चाहिए। 35,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे की तरफ के टारगेट जो बनेंगे वो 34,800, 34,675, 34,550, 425 और 350, ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आपको करनी है बिकवाली बैंक निफ्टी पर। तो ये सारे लेवल्स हैं दीप, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बिकवाली के लिहाज से और खरीदारी के लिहाज से। बिल्कुल सर, तो क्लियर लेवल्स हैं, ढेरों लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, रेंज बाउंड बाजार है, लेवल्स को रिस्पेक्ट जरूर करते हुए दिखेगा। चलिए सर, ये तो रहा जहां तक लेवल्स का सवाल है। नई सीरीज है तो अब डेटा भी समझा दीजिए। एक तो फंड्स का डेटा देखकर क्या समझे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जैसा आप कह रहे थे वायदा कारोबार से डेटा क्या कह रहा है। वायदा कारोबार के डेटा मुझे डिस्कस ही नहीं करने थे, मैं खाली टेस्ट कर रहा था कि आप सवाल पूछते नहीं पूछते। आपने भी एकदम इंटेलिजेंट तरीके से सवाल डोज कर दिया। तो नहीं सॉरी, एफआईज के डेटा, एफएनओ वाले नहीं, एफआईज वाले हैं, क्योंकि एफआईज वाले डेटा में ज़्यादा डिस्कस करने को कुछ डीप है नहीं, क्योंकि ये एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा था एक थोड़ा सा गूगली डालूँ आपको, तो उस हिसाब से मैंने पूछा था। अच्छा, 886 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में, छोटी है कंपेरेटिवली। सामने 1,000 करोड़ से ज़्यादा का इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा है, 1877 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है। लोकल फंड्स ने बढ़िया 2,047 करोड़ की दमदार खरीदारी की। तो एफआईज के डेटा इसलिए मैंने, एफएनओ के डेटा मजबूत होने के बावजूद भी मैंने न्यूट्रल इसलिए रखे हैं कि कल के डेटा के लिए मेरी कोई खास अहमियत है नहीं। एफआई कैश के डेटा जो है घरेलू फंड के, वो बहुत बढ़िया शानदार है। 2,047 करोड़ की खरीदारी वहाँ से आती दिखी। अब आइए एफएनओ में। 15,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इस हफ्ते की सीरीज जो है, इस गुरुवार को जो अब अगले गुरुवार को जो खत्म होगी, उस सीरीज के लिहाज से आप देखेंगे दीप, 15,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19 लाख शेयरों का, छोटा है। 15,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 29 लाख शेयरों का। तो शुरुआती कारोबार में आपके लिए रेंज 15,700 15,800 पर हो जाती है। बाकी डेटा कोई खास बड़े हैं नहीं। निफ्टी में भी डेटा, बैंक निफ्टी में भी डेटा नहीं के बराबर है, बहुत ही छोटे 5-7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो सिंपल है, ये आपके लिए डेटा हो गए। न वायदा कारोबार के डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं एफआईज और घरेलू फंड्स के इंपॉर्टेंट है। 2,000 करोड़ की खरीदारी वो अच्छी है, सिंपल। तो ये है आपके लिए दोनों ही डेटा। जी दी बिल्कुल सर, तो चलिए ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा और सारे लेवल्स जो अनिल जी ने आपको समझा दिए हैं। नई सीरीज है, देखते हैं किस तरह का एक्शन आता है। अगर पास्ट ट्रेंड कुछ भी इंडिकेटर हो तो बड़ी मूव्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाजार में तो एक्शन भरपूर है और नतीजों का भी एक्शन काफी है। आइए कुछ पोस्ट मार्केट नतीजों के बारे में जान लेते हैं और आज के खबरों वाले शेयर्स वरुण, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के कुछ ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट नतीजे कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स के लिहाज से तो सबसे पहले कैश के काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने नतीजे घोषित करेंगे, वहाँ पे आपको नजर रखनी है। अबान ऑफशोर, इसके अलावा असाही इंडिया ग्लास, बिरला कैपिटल, जायडेस वेलनेस, सनफ्लैग आयन, तमाम कंपनी है, वी गार्ड, यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा स्ट्राइड फार्मा, एस्ट्रल लिमिटेड आज से वायदा कारोबार का हिस्सा बन जाएंगे, यहाँ पे नजर रखना है। L&T इन्फोटेक 10 रुपये प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड है, तो उसका एडजस्टमेंट होगा तो स्टॉक प्राइस में गिरावट होगी, तो डरिएगा मत। कुछ नतीजे आए जिसमें कैश में जेके लक्ष्मी सीमेंट नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज जो है 45.4% बढ़ा है, 1,325 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन भी बढ़े हैं 18.9% से बढ़ के 19.5% पे। मुनाफा जो है 49 करोड़ से बढ़ के 131 करोड़ पे आया है। अजंता फार्मा मिक्स नंबर्स है, यहाँ कंपनी की जो रेवेन्यूज है 12% बढ़े हैं, मार्जिन गिरे हैं 33.4% से गिर के 29.4%। मुनाफा जो है 148 करोड़ से बढ़ के करीब 174 करोड़ पे आया है। और धानुका एग्रीटेक, यहाँ पे नंबर्स थोड़े वीक है। रेवेन्यू जो है 2.7% साल दर साल गिरे हैं, 364 करोड़ पे आए हैं। एबिटा मार्जिन जो है यहाँ भी गिरावट हुई है, 17.5% से गिर के 16.8%। मुनाफा वही गिरा है 6.2%, 52 करोड़ से गिर के करीब 48.6 करोड़ पे आया है। तो धानुका एग्री वीक नंबर्स।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कुछ और नतीजे देवांशी के पास भी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आंध्र पेपर इसके नतीजे आते हुए दिखे, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी और नंबर्स अच्छे हैं। उनकी जो कुल आय है वो दोगुनी होती हुई दिखे, साथ ही कामकाजी मुनाफा इस बार आता हुआ दिखा है 42 करोड़ का, जो पिछले साल हमने देखा था कि घाटा था 13 करोड़ का। मार्जिन इस बार 16% पे आते हुए दिखे और मुनाफा 26 करोड़ पे आया है। पिछले साल 25 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया था। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक यहाँ पे भी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी, नंबर्स अच्छे हैं। उनकी जो कुल आय है वो 90% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 9 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही जो मार्जिन है वो 21% पे है और जो मुनाफा है वो करीब 1 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था करीब 5 करोड़ का। स्टोवक्राफ्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं। जो कुल आय है वो ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा दुगना होता हुआ दिखा है, 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ पे आते हुए दिखे और साथ ही जो मुनाफा है उसमें 8.3% तक का जंप इस बार आता हुआ, 8.3 टाइम्स का जो जंप है वो आता हुआ दिखा है। 13 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। EIH यहाँ पे इनका जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखा है, लेकिन नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। घाटा इस बार 113 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 150 करोड़ से घटकर। इनकी जो कुल आय है वो बढ़ती हुई दिखे, 30 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ पे आती हुई दिखे, लेकिन जो इनके खर्च थे वो काफ़ी बड़े हैं। और साथ ही आप देखिए ADF फूड्स, यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। उनकी जो कुल बिक्री है वो 16% बढ़ी ज़रूर है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो कम होते हुए दिखे हैं, 16% से घटकर 14% पे आते हुए दिखे हैं। और जो मुनाफा है वो 11 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 9 करोड़ से बढ़कर। एजिस लॉजिस्टिक्स मजबूत नंबर्स हैं। इनकी जो कुल बिक्री है वो 7% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 54% तक बढ़ता हुआ दिखा है और जो मुनाफा है वो भी 123% तक का जंप आपको इस बार YOY बेसिस पर एजिस लॉजिस्टिक्स में भी आता हुआ दिखेगा। तो सालाना आधार पर जो नंबर्स हैं वो स्ट्रांग है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। कुछ और नतीजे और खबरें हैं मानसी के पास। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जिंदाल स्टेनलेस से शुरुआत कर रही हूं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, जहां 124 करोड़ का घाटा देख रही थी, 306 करोड़ का मुनाफा इस तिमाही कंपनी को देखने को मिला है। कंपनी की आय में भी 193% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन 4.6% से 14.9% पर आते दिखे हैं। पराग मिल्क फूड मजबूत नतीजे हैं। कंपनी का मुनाफा यहां पर 3 करोड़ से 18 करोड़ पर जाता दिखा है। कामकाजी मुनाफा 47% बढ़ा है। मार्जिन 6.8% से 10% पर जाते हुए दिखे हैं और सेल्स में 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, ये नंबर्स भी मजबूत हैं। कंपनी की बिक्री 8.6% बढ़ी है। मार्जिन 95.8 से 95.9% और मुनाफा जो है यहां पर करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की EGM 8 सितंबर को होने वाली है। इसके अलावा वेल्सपन एंटरप्राइजेज मजबूत नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। बिक्री में करीब 96% की बढ़त, 190 करोड़ से 372 करोड़ पर कंपनी की बिक्री गई है। मार्जिन 10.8% से 8.8% और मुनाफा जो है यहाँ पर 25% की बढ़ोतरी दिखी है। तो वेल्सपन एंटरप्राइज भी अच्छे नतीजे। और IPO अपडेट ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का, यहाँ पर ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का IPO आखिरी दिन 45.08 टाइम्स भरकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 695 टू 720 पर शेयर। QIB हिस्सा 37.3 टाइम्स, NI हिस्सा 125.6 टाइम्स और RI हिस्सा 15 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। इश्यू का साइज 1513 करोड़ का यहाँ पर तय किया गया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए IPO अपडेट और कुछ नतीजे। एक IPO अपडेट और खबरें वरुण के पास भी है। वरुण, बताइए। डेफिनेटली, तो IPO अपडेट से शुरुआत करता हूँ। रोलेक्स लिंक्स आज आखिरी दिन है IPO का और अब तक 9.26 टाइम्स भर चुका है और रिटेल का जो हिस्सा है 15.8 टाइम्स भरा है। वहीं दीपाल से आप पिक्चर देखने जा सकते हैं, क्योंकि आयनॉक्स और PVR जो है वो अपने काफ़ी सारे जो सिनेमा हॉल्स है उनको आज से खोलने वाले हैं। 111 जगहों पे PVR के 556 सिनेमा हॉल्स जो है, स्क्रीन जो है वो खुलने वाली है। 10 राज्यों में आयनॉक्स के जो थिएटर्स है वो खुलने वाले हैं। 12 राज्यों समेत 2 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे कम क्षमता के साथ सिनेमा घर खोलने की अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने भी सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी है। 50% क्षमता के साथ यहाँ सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, हालांकि कोरोना नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा बर्गर किंग, ट्रेंड, शॉपर स्टॉप यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की तरफ से ये बयान आया है कि 25 जिलों में कोरोना की पाबंदी में ढील दी जा सकती है। कोरोना के केस जो है वो कम होने के चलते कुछ इलाकों में ढील दी जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोकल ट्रेन पे 2 से 3 दिनों में फैसला ये ले सकते हैं।
स्टील और सीमेंट कंपनीज पे नजर रखिएगा, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है। इन्होंने सीसीआई को कहा है कि स्टील कंपनीज के ऊपर जांच की जाए कार्टेलाइजेशन के, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है उनको होल्ड किया था प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ सीमेंट कंपनीज पे भी कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु को कहा गया है कि इसकी जांच की जाए। हालांकि सीबीआई को ये जांच पहले सौंपी गई थी मार्च के आसपास की, ये अब ट्रांसफर की गई है सीसीआई को, तो इस पर आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। कुछ बल्ड डील्स भी हुई हैं कल, जिसकी लिस्ट देवांशी के पास है। देवांशी बताएं। सबसे पहले तत्व चिंतन फार्मा, यहाँ पे आप देखिए कल लिस्टिंग के बाद प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने खरीदारी की है 6.5 लाख शेयर्स की 2171 रुपीज 74 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी जनरल ने खरीदारी की है करीब 34 लाख शेयर्स की 278 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। इसके साथ ही उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे एवरीथिंग एशियन स्मॉल कंपनीज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने शेयर्स बेचे हैं करीब 10.25 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं 240 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। और गरवारे हाईटेक फिल्म्स, यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है, जहाँ पे आशीष कचोलिया ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है 1.41 लाख का इक्विटी शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 1005 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। तो इस स्टॉक पर भी आपको फोकस करना है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स और साथ ही बल्क डील्स फंड एक्शन जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है ब्रोकरेज रेडार पर भी। आइए जान लेते हैं क्या है ये एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ने से और प्रोविजनिंग बढ़ने से जो है नतीजे कमजोर देखने को मिलते हैं और अनुमान से काफ़ी कमजोर। लेकिन सिटी अभी भी बुलिश है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 565 रुपये के लक्ष्य के लिए। 413 कल की क्लोजिंग है। मैक्वायरी भी अगर आप देखें तो ये भी बुलिश है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 600 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक महिंद्रा नतीजे जो है अनुमान से बेहतर नजर आते हुए दिखे। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1250 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1380 का लक्ष्य दिया है और नोमिरा जो है 1350 का लक्ष्य दे रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली भी देखिए तो ओवरवेट की रेटिंग के साथ लक्ष्य दिया उन्होंने 1350 का। 1128 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और गोल्डमैन सैक्स ने ईपीएस के अनुमान में करीब 3% की बढ़ोतरी भी की है। कोलगेट यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले थे। जेपी मॉर्गन की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 1850 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि 1707 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि नतीजों में कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ईपीएस को अपग्रेड किया जाए, तो यहाँ पर भी नजर रखिएगा। और अंत में टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 800 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि ये कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते मार्जिन पर एक दबाव देखने को मिला। 564 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। लेकिन सिटी इस स्टॉक पर बेरिश है, अब बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए हैं। करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है 530 रुपये का। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन में एलआईसी हाउसिंग की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग, जहां पर टारगेट तेजी से घटा है। थोड़ी देर में नतीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, वरिंदर बंसल से भी जानेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं ढेर सारे, उन पर क्या कुछ एक्शन होगा। तब तक आइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वक्त है आज अगस्त सीरीज की शुरुआत का, पिक ऑफ द सीरीज के साथ। गुड मॉर्निंग सेठी साहब, करिए शुरुआत आपकी पिक ऑफ द सीरीज के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, आज पिक ऑफ द सीरीज करने का मौका पहली बार ही मिल रहा है, बिकॉज आमतौर पे मैं थर्सडे को होता हूँ। आज ये एक्सपायरी के बाद आज पहला दिन है। बाकी टी शर्ट में बैठने का मौका पहली बार मिल रहा है ओपनिंग शो में, बिकॉज आज फ्राइडे को आया हूँ। अनिल जी, जो पिक ऑफ द सीरीज मेरा जो स्टॉक रहेगा आपको बहुत पसंद आएगा, बिकॉज ये भी आपका एक पसंदीदा स्टॉक रहा है और कई बार आपने इसको रिकमेंड किया, और जब जब रिकमेंड किया है अगर आपकी राय पे निवेशकों ने अमल किया है तो उनको बहुत फायदा हुआ होगा। स्टॉक है वेदांता, जो कि कल 289 पे अगस्त फ्यूचर्स बंद हुए हैं। इस स्टॉक को इस सीरीज के लिए मेरी सलाह है बिल्कुल खरीदना चाहिए। और इस स्टॉक के बारे में एक बात और कहूंगा कि मैं इस पे बुलिश हूं और मुझे लगता है इस सीरीज में पहला टारगेट 325, दूसरा टारगेट 350 का रहेगा। और स्टॉप लॉस वैसे तो रखना नहीं है, और अगर कोई गिरावट आती है तो और खरीदारी करनी है। बाकी फिर भी अगर किसी को डिसिप्लिन के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखे 265 260 के लेवल का। बाकी इस स्टॉक को खरीद के बने रहे, मुझे लगता है इस सीरीज में ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए।
क्या बात है। तो वेदांता स्टॉक ऑफ द सीरीज, और आपने तो दिल खुश कर दिया वाकई में। जब भी रिकवर, एक्सेप्ट लास्ट 1-2 महीने में थोड़ा ठंडा रहा है, लेकिन जिन किसी ने भी किसी भी प्राइस पर खरीदा है 290-95 हाई बनाया, कल 290 के आसपास के लेवल आ भी गए, तो जिन्हें डर लगे उनके लिए उनकी प्राइसेस आ भी चुकी है। और बाकी 325-350 के टारगेट के लिए इस सीरीज में करें आप खरीदारी। ये है राय वेदांता पर, और नीचे आए तो और ऐड किया जाए। बंसल जी सुप्रभात, पिक ऑफ द सीरीज एसबीआई या कुछ और? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं इंस्पिरेशन काफी ज्यादा लेता हूं, तो आज मैं भी ना मतलब कि सेठी साहब से इंस्पिरेशन लिया। अनिल जी देखिए, सेठी साहब की पिक ने तो आपको खुश करा अनिल जी, मेरी पिक जो है ना वो आपको भी खुश करेगी और स्वाति जी को भी खुश करेगी, क्योंकि स्वाति जी ने भी स्टॉक को काफी बार कवर करा है। तो स्टॉक है अनिल जी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, काफी बार कवर हो चुका है, आपने भी रिकमेंड करा हुआ है, चल रहा है स्टॉक। बट जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, डू नॉट मिस पैटर्न है, ओवरवेट खरीदारी की राय है, मतलब कि 272 के अराउंड मिल जाए तो वो गोल्डन लेवल्स है। पहले भी मैंने और कुणाल जी ने इन स्तरों के अराउंड भी इसको रिकमेंड करा हुआ है। 360 के टारगेट हैं। और दूसरी अनिल जी इंस्पिरेशन ली है सेठी जी से कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, खरीदना है, बाय ऑन डिक्लाइन पे खरीदते रहे। और वैसे जिसको स्टॉप लॉस चाहिए तो 257 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकल जाए, 360 का टारगेट है। 360 के टारगेट। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस बैन में भी नहीं है, अच्छी बात है, कम से कम सीरीज की शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहां खरीदारी करने की राय है बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, आपका पसंदीदा शेयर इस सीरीज के लिए? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा भी शेयर वही है जिस पर अभी सेठी साहब बात करके गए हैं। स्टॉक का नाम है वेदांता। बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आते हुए देखा। तो वेदांता का ब्रेकआउट अनिल जी काफी समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे। कल मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय भी दी थी, और आज और कल के ट्रेड में जब बंद हुआ तो एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर बंदी आते हुए दिखी है, तो वेदांता पर खरीदारी की राय है। और क्योंकि सेठी जी इसकी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो मेरी राय में नैल्को को भी कंसिडर किया जा सकता है। दोनों ही चार्ट उम्दा है, वेदांता भी बहुत शानदार है और नैल्को भी। नैल्को अगर आप खरीद रहे हैं तो 105 रुपए का टारगेट होगा और 86 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। और वेदांता अगर आप बाय कर रहे हैं तो 280 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 300 रुपए का होगा। ओके, तो वेदांता खरीदें, नेल को खरीदें। मेटल्स पर हम बुलिश, हमारे सारे एक्सपर्ट, और सचिन जी से भी पूछ लेते हैं उनका पिक ऑफ द वीक, पिक ऑफ द सीरीज। माफ कीजिएगा सचिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर एक ब्रॉड कंसेंसस है, मेरा भी एक स्टॉक है वेदांता। एंड जिस तरीके से मेटल्स की ये परफॉर्मेंस है या रादर आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है ये इस पर्टिकुलर सीरीज में भी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 268 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको बनाए रखनी चाहिए। एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड काफ़ी सिमिलर ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पैटर्न है बुलिश फ्लैग, उसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 330 के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी वेदांता में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है मेट्रोपोलिस। एंड अगर हम इसका वीकली परफॉर्मेंस ही देखें तो इस पर्टिकुलर वीक में ही लगभग 9% की अपसाइड इसने ट्रिगर की थी। इसे हमने रेगुलरली इस हफ्ते में कवर किया है। एंड जिस तरीके से इसका भी वीकली स्ट्रक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है इस सीरीज में लगभग अराउंड 3580 3600 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस में भी। स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टेब्लिश कर दिया है। सो 2870 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करना है स्टॉप लॉस को। एंड ऑन द टारगेट मुझे लग रहा है अराउंड 3600 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगस्त सीरीज में। 3600, क्या बात है, लगभग 500 रुपए की तेजी, यानी कि 15% से ज्यादा का मूव इस सीरीज में दे सकता है मेट्रोपोलिस। ये है राय सचिन जी की तरफ से। 3070 के आसपास हुआ है बंद, 2870 का स्टॉप लॉस। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज में सेक्टर मेटल ही है, और मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से कल का मूव आया है मेटल सेक्टर में अभी और ऊपर का मूव देखना बाकी है और एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो मेरा स्टॉक है नैल्को, जिसको ना नहीं करना है। जो स्टॉक हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल से बाय का व्यू देते हुए आ रहे हैं, अब ये स्टॉक 3 डिजिट में जाने को तैयार है। 90 से 92 रुपए के आसपास नेशनल एल्यूमिनियम नैल्को में खरीदारी करनी है। नीचे में स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 85 का। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, सब में मेरे को चार्ट्स में ब्रेकआउट दिख रहा है और मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक यहां से 3 डिजिट में जाएगा। पहला टारगेट इसका बनेगा 99 रुपए का, दूसरा टारगेट इसका बनेगा 110 रुपए का। ये लेवल्स जल्दी ही आने वाले दिनों में नैल्को में देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करना है।
कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करनी है। 85 का स्टॉप लॉस, 99 में से 110 के टारगेट जल्दी नेल्को में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो नेल्को है पसंदीदा शेयर। आज क्या बात है, बड़ी कॉमन हो रही है पिक्स एक दिन की, गजब। कुणाल जी और सुमित जी के विचार मिलते जुलते हैं और इधर तो कुछ ज़्यादा ही मिल रहे हैं। सेठी साहब से कुणाल जी के भी मिल रहे हैं, सचिन जी के भी मिल रहे हैं, वेदांता तीनों को पसंद है। आइए अब बढ़ते आगे, करते हैं नतीजों का विश्लेषण और हर रोज की तरह नतीजों का दमदार और इन डेप्थ गहरा एनालिसिस और विश्लेषण लेकर हमारे साथ तैयार है ओमकारा कैपिटल से वरिंदर बंसल। नतीजे पढ़ना अलग बात है और विस्तार से और गहरे में जाकर समझना दूसरी बात है, और यही काम करते हैं वरिंदर बंसल आपके हमारे सबके लिए। बेहतरीन रिजल्ट एनालिसिस। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। काम कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट सीजन इतना जोरों पर है। आज तो सोचिए सोमवार को क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ। आज इतने सारे रिजल्ट्स हैं, वीकेंड के भी आएंगे, फिर सोमवार तो पता नहीं, मतलब मुझे लगता है आधा घंटा भी रखें रिजल्ट एक्सरे के लिए तो कम होगा। लेकिन फिलहाल चलिए करते हैं शुरुआत। आजकल अच्छे रिजल्ट्स हैं लेकिन आपको वैल्यूएशन कई कंपनियों के सस्ते नहीं लग रहे हैं, तो पहले उसी कैटेगरी से करिए शुरुआत। रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं हैं, बताइए। ओके सर, वीकेंड पे शो कर लेते हैं सर। सैटरडे संडे के बहुत नंबर्स आ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर वो हेल्प करेगा अपने को। बट सर, फोकसिंग ऑन अच्छे नतीजे और वैल्यूएशन उतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो उसमें दो कंपनीज आ रही है सर, और टेक महिंद्रा सबसे पहले आएगा। सर, टेक महिंद्रा एक्चुअली क्या है ना, वो बैक बेंचर है। तो आपने हमेशा इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एम्फोसिस, कोफोर्ज के बारे में बात किया होगा। टेक महिंद्रा एक्चुअली लोग भूल ही गए हैं। तो ये कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सर इस कंपनी की हाईएस्ट थी लास्ट 6 क्वार्टर में। आप सोचिए सर, टेक महिंद्रा का मार्जिन हमेशा 15% के आसपास रहा है, और दूसरी कंपनीज का जो मैं नाम लिया उनका 25% मार्जिन के आसपास है। तो टेक महिंद्रा बहुत टाइम के बाद इसने बहुत अच्छा नंबर दिया सर। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी 4%, एस्टिमेट था 2.5% के आसपास आएगा। आपको याद होगा इन्फोसिस ने 4.8% किया, टीसीएस ने 2.4% किया, विप्रो ने सबसे शानदार किया इस बार 12%, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने सिर्फ 0.7% किया। तो आप देख सकते हो कि कुछ कंपनीज जैसे टीसीएस या फिर इवन एचसीएल के मुताबिक टेक महिंद्रा परफॉर्म बेटर देन दोस कंपनीज। मार्जिन्स अच्छे थे सर कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। डील विंस बहुत अच्छी थी इस बार, $815 मिलियन की, और सस्ता स्टॉक है सर। दूसरा कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स सर, इसमें डाइवेस्टमेंट हुआ या वो लैंड लीज पॉलिसी हुआ, किस तरीके से होगा, दो मेन चीजें हैं जिसके कारण स्टॉक ऊपर या नीचे होता है। बट अगर आप सिर्फ नंबर देखेंगे सर, तो इसमें वॉल्यूम ग्रोथ 35% आया है इस बार YoY, और नंबर आर मच बेटर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। 430 करोड़ के आसपास का एबिटा आया है सर, 350 करोड़ एक्सपेक्टेड था। मार्जिन शानदार आए है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई है। आज 11 बजे कॉन कॉल है सर, और आपको और मुझे पता है कि कॉन कॉल के बाद ही स्टॉक में एक्शन होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कॉन कॉल, बट अदरवाइज दीस टू नंबर्स स्टैंड आउट बिकॉज दे वर वेरी गुड, प्लस वैल्यूएशंस आर स्टिल इनएक्सपेंसिव। ओके, परफेक्ट। तो कॉनकोर और टेक महिंद्रा के नतीजे अच्छे हैं और वैल्यूएशन भी महंगे नहीं है, रीजनेबल है, जहां पर अपसाइड है। ऐसा लग रहा है आज टेक महिंद्रा तो स्टार ऑफ द डे हो सकता है एफएनओ स्टॉक्स में, ये बात पक्की है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन शेयर हो चुके हैं महंगे, भाग चुके हैं, अब सस्ते नहीं रहे, बताएं सर। सर, उसमें एक ही स्टॉक है, दीपक नाइट्राइट। आई रियली लाइक द वे कंपनी हैज बीन प्रोग्रेसिंग, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आफ्टर ये डिलीवर कर रहा है। इवन इस क्वार्टर डिलीवर किया, सो अच्छे नतीजे थे, बट उतना सस्ता स्टॉक नहीं है। ऑफ कोर्स सम पीपल कैन आर्ग्यू यार कि वो कुछ और जो नए आईपीओज आए हैं, केमिकल आईपीओज आए हैं, वो 100 टाइम पे ट्रेड करते हैं। बट अगर आप सिर्फ दीपक नाइट्राइट को देखेंगे तो इसमें मार्जिन 30% के आसपास है, विच इज अ गुड थिंग। 31% था क्वार्टर, सो दे आर मेंटेनिंग अराउंड द 30% मार्क। इसमें एक ही चीज है सर कि फिनॉल और बेसिक सेगमेंट दोनों अच्छे कर रहे हैं, और फिनॉल ऑफ कोर्स इज द बिगेस्ट सेगमेंट फॉर द कंपनी। सिर्फ एक चीज थी सर इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, की जो फाइन एंड स्पेशलिटी सेगमेंट जो होती है उसके मार्जिन डिप किए। सो क्वार्टर उस सेगमेंट के मार्जिन वर डाउन नेरली 600 बेसिस पॉइंट। तो बल्क और फिनॉल ने सेगमेंट अच्छा किया, बट फाइनल स्पेशलिटी केमिकल ने उतना अच्छा नहीं किया दोनों के मुताबिक, इसलिए उसके मार्जिन्स कम आए। बट अदरवाइज स्टेडी नंबर्स कंटिन्यूज टू डिलीवर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर फॉर दीपक नाइट्राइट। ओके, तो ये दीपक नाइट्राइट। लेकिन इस बार पिछली तिमाही में मुझे याद है सारे आपके रिजल्ट्स मैक्सिमम गुड रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, बहुत ही शानदार, तोड़फोड़ पटाखा। इस बार तो आपका कोई पटाखा है ही नहीं अभी तक तो, लेकिन फिर भी इस बार की
रिजल्ट सीजन में नेगेटिव रिजल्ट्स की लिस्ट ज्यादा है, कमजोर रिजल्ट्स, वीक रिजल्ट्स की, तो बताइए आज के लिए वो नतीजे जो आपको दिख रहे हैं खराब। सर बहुत कम कंपनीज होंगी जिन्होंने क्वार्टर अच्छा किया होगा। वाई एंड वाई तो आपको सब पटाखा दिखेंगे, पर क्वार्टर बहुत कम कंपनीज होगी, इसलिए वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं जो आप बात कर रहे हो। आप देखिए सर, वीक रिजल्ट्स में ना आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज, नेगेटिवली सरप्राइज जब मैंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स देखे। आई डोंट नो कि इतने बुरे नंबर इसके कहां से आ गए सर, टू बी ऑनेस्ट। और सबसे जरूरी बात है सर, इसका जो जीएनपीएल रेशियो आया है, जो हम ग्रॉस एनपीए रेशियो बोलते हैं, वो आया है सर, वो 180 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऊपर गया है, 4% से ऑलमोस्ट 6% हो गया है। उसका प्रॉफिट 150 करोड़ है, एक्सपेक्टेड था 450 से 500 करोड़ आएगा सर, प्री कोविड 600 से 700 करोड़ होता था। तो आप देख सकते हो कि अभी कितना खराब नंबर आया इसका एलआईसी हाउसिंग का। एंड आई एम सरप्राइज कि इतना खराब नंबर क्यों आ गया, तो कॉन कॉल में ज्यादा मालूम चलेगा इसका। टीवीएस मोटर सर, मालूम था कि हाँ भी सॉफ्ट क्वार्टर आएगा, बिकॉज अपने को सेल्स नंबर मालूम होते हैं, मंथली सेल्स नंबर रिपोर्टेड होते हैं, बट हाई कमोडिटी प्राइसेस आर हिटिंग सम ऑफ दीज कंपनीज, तो मार्जिन कम आए। एक्सपेक्टेड था कि 7.5% से 8% मार्जिन आएंगे, उसके सामने 7% मार्जिन आए। और आपको एज ए सेड सेल्स नंबर पता था, तो अपने को पता था कि ये जो एबिटा है वो 50% क्वार्टर नीचे आएगा। तो आप देख सकते हो कि 10% से कम हो गए 7% मार्जिन हो गए टीवीएस मोटर्स के। मोतीलाल ओसवाल सर, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी थीम बेस्ड स्टॉक्स जो भागते रहते हैं, सबको एक जैसा मत मानिए। देयर आर कंपनीज हु हैव परफॉर्म्ड इन द सेम सेक्टर एंड देयर आर कंपनीज व्हिच हैव नॉट परफॉर्म्ड। मोतीलाल का ब्रोकिंग बिजनेस वाज फ्लैट क्वार्टर। एएमसी बिजनेस टुक अ हिट सर, एएमसी बिजनेस वाज डाउन 25%, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, क्वार्टर। इन कंपैरिजन आपने देखा होगा कि एचडीएफसी एएमसी का रेवेन्यू 1% ऊपर था, निपॉन का फ्लैट था, यूटीए का एएमसी का 19% ऊपर था। तो आपको उन्होंने बोला कि हमारा एएमसी रेवेन्यू नीचे गिरा बिकॉज एक्रूअल ऑफ परफॉर्मेंस फीस था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन एग्जिट ऑफ एआईएफ था, इसलिए हमारा गिरा। बट ये एएमसी बिजनेस मोतीलाल का स्ट्रगल कर रहा है सर, और ब्रोकिंग में बिल्कुल फ्लैट था। सो मेरे लिए रिजल्ट्स कोई खास नहीं थे, इफ आई हैव टू टॉक फ्रैंकली। ओरिएंट इलेक्ट्रिक अगेन सर, अपने को मालूम था कोविड डिसरप्शन होगा, बट कुछ कंपनीज, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेवल्स ने बहुत अच्छा किया, बट some other peer company of Havells did not do well. So Orient Electric का सर 12% मार्जिन से कम हो गए 5% मार्जिन आ गया है। इसका इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट होता है, उसका अगर रेवेन्यू देखें तो 50% नीचे था। एबिटा जो है, एबिटा मार्जिन था वो 54 बेसिस पॉइंट नीचे था क्वार्टर। डीएफएम फूड्स, अगेन एवरीवन गेट्स इनटू दिस पैकेज फूड्स, एडीएफ और डीएफएम के बारे में बात करते रहते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आए थे सर। डीएफएम का एबिटा मार्जिन सिर्फ 1% था कंपेयर टू 5% क्वार्टर। अगेन रेमंड, आई नो एवरीवन लाइक्स बिकॉज रियल एस्टेट थीम, ये वो सारा कुछ, बट टू बी ऑनेस्ट सर, लास्ट बहुत क्वार्टर से नंबर्स नहीं आया है, इस बार भी एबिटा लॉस किया इस कंपनी ने अगेन। सो वो रियल एस्टेट का कुछ भी आने नहीं वाला रेमंड में, क्या भी ख्याल है उसमें, बट अभी तक सेल्स 40% नीचे थी क्वार्टर। एबिटा लॉस अगेन था 155 करोड़ के सामने इसने 29 करोड़ का एबिटा लॉस किया। लॉरस के नंबर्स ठीक ठाक थे सर, कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। आई थिंक दिस कंपनी इज टेकिंग अ रेस्ट दिस क्वार्टर। एआरवी सेगमेंट खराब था इस बार, एबिटा 16% नीचे था क्वार्टर, बट तो इट वाज नॉट दैट वेज जैसे पहले आए थे लॉरस के नंबर्स देखे हमने। प्रिज्म जॉनसन अगेन सर, हमने देखा बहुत शार्प ड्रॉप हुआ क्वार्टर। नेट लॉस रिपोर्ट किया 238 करोड़ से 120 करोड़ का एबिटा, इतना शार्प फॉल हुआ। और लास्ट स्टॉक सर इसमें बोलूंगा मैं, जीनस पावर। अगेन सर, आई नो स्मार्ट मीटर थीम के बारे में बात करते रहते हैं, बट आई थिंक दिस कंपनी हैज नॉट डिलीवर्ड। दिस क्वार्टर वाज वेरी बैड, फ्रॉम 21% मार्जिन इट केम डाउन टू 4%। और सर इसमें एक चीज प्लीज जरूरी देखिए आप, कि 600 करोड़ का अगर सेल्स है इस कंपनी का FY21 में सर, उसमें 550 करोड़ रिसीवेबल्स हैं सर, 340 दिन के डेटर डेज है इस कंपनी में। तो आप सोच सकते हैं 95% रिसीवेबल्स खड़े हैं इस कंपनी में कंपेयर टू सेल्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थीम अलग चीज है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अलग चीज होती है। बिल्कुल, और साथ ही थोड़े से वो रिजल्ट्स भी जल्दी से देख लें जो उम्मीद के मुताबिक आए हैं, इन लाइन रिजल्ट्स। वरिंदर बताइए उनके बारे में। जल्दी से बोलता हूँ सर, ओबराय रियलिटी, आई थिंक देवर स्टेडी सेट ऑफ नंबर्स, अपने को पता डिस्ट्रप्शन होगा Q1 में, उसके हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक आए हैं, कौन जरूरी होगा। और इंडस टावर के बारे में बात करूंगा सर, व्हाई, बिकॉज आई नो कि हाँ भी आइडिया के कारण बेचारे की धुलाई हो जाती है, बट आई थिंक इंडस टावर स्टैंड लोन एज ए कंपनी हैज बीन स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इस बार नंबर उसके अच्छे थे सर, आई नो इनलाइन थे, बट इनलाइन से जिस तरीके से सेंटीमेंट हुआ है उस तरीके से बहुत अच्छे आए थे। टावर एडिशन 3000 होती है, ओवर 3,000 सवा 3,000 होती है, इस बार 1.7 हुई, पर इसमें जो फ्रेश एग्जिट्स होते हैं सर वो कम हो गए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो इंडस टावर मेरे लिए इन लाइन टू स्लाइटली बेटर नंबर था, और ओबराय वाज इन लाइन। ओके, तो ये है आपके लिए उम्मीद के मुताबिक नतीजे।